बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर रही, लेकिन आज बारी है क्या नतीजे रहने वाले हैं, क्योंकि जनता वोटिंग कर रही है और इसी वोट के आधार पर यह तय होगा कि किसके वादों में दम रहा, जनता को किसकी बातें ज्यादा अच्छी लगी। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार जंगल राज कहकर विपक्षी पार्टियों पर हमला साधती रही, तो वहीं युवाओं को रोजगार, उनकी बेरोजगारी, उनके लगातार बिहार से बाहर जाने के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर रही। और आज क्योंकि बारी है लोकतंत्र के महापर्व की, तो ऐसे में बिहार चुनाव में अभी तक की अगर बात करते हैं दोपहर 3 बजे तक, तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 53.77%। अभी वोटर टर्नआउट 53.77% है। खगड़िया की अगर बात करते हैं पर्टिकुलर, तो खगड़िया में अब तक 54.77% वोटिंग हुई है। गोपालगंज में 58% वोटिंग हुई है। दरभंगा की बात करते हैं तो 51% वोटिंग हुई है। नालंदा की बात करते हैं वहां पर 52%। पटना में 48.69% वोटिंग हुई है। बक्सर में दोपहर के 3 बजे तक 51.69% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में 59.82% वोटिंग हुई है। वहीं भोजपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 50% का आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का। मधेपुरा में 3 बजे तक 55.96% वोटिंग हुई है। मुंगेर में दोपहर 3 बजे तक 52.17% वोटिंग हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करते हैं दोपहर 3 बजे तक 58.40% वोटिंग हुई है। लखीसराय में 3 बजे तक 57.39% वोटिंग हुई है। और इसी तरीके से शेखपुरा की बात करते हैं वहां पर 3 बजे तक अभी 49.37% वोटिंग हुई है। समस्तीपुर में 3 बजे तक 56.35% वोटर टर्नआउट। सहरसा में 55.22%। सारण में 54.60%। सिवान में 50%। तो ये अभी तक का वोटर टर्नआउट है। बक्सर में 51%। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग लोकेशंस पर इस वक्त मौजूद है, जो आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं वहां पर पोलिंग बूथ पर अभी क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि लगातार हर पार्टी अपनी तरफ से पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए जनता को लुभाने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन अब जनता किनके वादों पर मानती हुई नजर आई है। आज वही फैसले की घड़ी आ चुकी है, इसीलिए लगातार भारत 24 आपसे अपील कर रहा है कि आप लोग अभी अपने घरों से बाहर जरूर निकले। अभी तक अगर वोट नहीं किया है तो जरूर वोट कास्ट करने के लिए जाइए। अलग अलग अभी लोकेशंस की आपको वोटर टर्नआउट की तस्वीरों को इस वक्त दिखा रहे हैं। लखीसराय में 57.39% है। पटना में 48%, नालंदा में 52%, मुजफ्फरपुर में यह आंकड़ा 58% का पहुंच चुका है। यानी जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। 3 बजे तक की अगर ये वोटिंग है तो 60 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा वोटर टर्नआउट का। सहरसा में 55%, समस्तीपुर में 56%, सारण में 54%। हालांकि शुरुआती अगर दौर में देखा जाए तो सुबह सुबह लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 12-1 बजे का वक्त हुआ तो थोड़ा सा स्लो देखा गया प्रोसेस वोटिंग का। सिवान में 50%, शेखपुरा में 49%, वैशाली में 53.63% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस बार युवाओं का बहुत ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। युवा किसकी तरफ झुकने वाला है, महिलाएं किसकी तरफ झुकने वाली हैं, यह तय करेगा कि इस बार जीत किसकी होगी। इस बीच बेगूसराय में 59% वोटिंग हुई है। भोजपुर में 50%, बक्सर में 59% है। तो यहाँ देखिए भोजपुर कंपैरेटिवली अभी तक यहाँ पर कम है वोटिंग। दरभंगा की बात करते हैं वहां पर 51.75% है। गोपालगंज की बात करते हैं 58% अभी वोटर टर्नआउट है। खगड़िया में 54.77% वोटर टर्नआउट है। तो ये जो वोटिंग अभी तक देख रहे हैं ये दोपहर के 3 बजे तक की है। और अब क्योंकि 4 बज चुके हैं तो जाहिर तौर पर यह आंकड़ा और बढ़ चुका होगा। और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, दिन ढलते ढलते आप लगातार देखते हैं लोगों की तादाद और बढ़ने लगती है। अभी ये आप नेताओं को देख रहे हैं जो सुबह सवेरे अपने घरों से बाहर निकले। गिरिराज सिंह को आप देख रहे हैं। गिरिराज सिंह जब वोट कास्ट करने के बाद अपने लोगों के बीच में रहते हैं, वो आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने अपना जब वोट कास्ट किया तो वो भी अब वो नीली रंग से रंगी अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव ने अपने पूरे परिवार सहित वोट कास्ट किया। राबड़ी देवी आपको नजर आ रही है तस्वीरों में और साथ साथ हमला भी बोलती है इसी दौरान में जब वोट करके आती है। विजय सिन्हा, उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। इस मामले को लेकर भी चुनाव आयोग बेहद सख्त नजर आ रहा है और डीआईजी को सीधे तौर पर, डीजीपी को सीधे तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव ने जब वोट कास्ट किया वो आप देख रहे हैं। मीसा भारती, सम्राट चौधरी, सब वोट कास्ट किया। तमाम दिग्गज नेता अपने पूरे परिवार सहित पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। आइए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है स्टूडियो के अंदर। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में हैं। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में हैं। संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हैं और सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। अक्षत शौनक हमारे साथ में है, प्रवक्ता जेएसपी। सभी का एक बार स्वागत है। राहुल आनंद जी, सबसे पहले जल्दी से आपके पास आते हुए, जो वोटर टर्नआउट शुरुआत में लग रहा था कि कम हो सकता है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट कितनी उम्मीदें जगा रहा है आपके अंदर?
देखिए, आपकी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक एनडीए के विषय में एक बात बोलना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि एनडीए ने जनता के दिल में जगह बनाई है और इंडिया गठबंधन में आपसी ही लड़ाई देखी गई है आमतौर पे। एक और विश्वास, एकजुटता की टोली है, दूसरी ओर कलह और ठोकरों की बोली है। पहले चरण की जो बातें आप कर रही है, उस पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में दिखा है एनडीए की बातों में दम। जो हमने मैनिफेस्टो में जो बातों को अर्क जताया था और बताया था कि हम कैसे अपनी जो वादे हैं उसको पूरा करेंगे। महागठबंधन के विषय में अगर देखें तो वो पूरी तरह फेल नजर आया है। एनडीए का प्रचार दमदार रहा है, जन समर्थन अपार रहा है। इंडिया गठबंधन में टूट फूट हताशा बार बार देखने को मिली है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि बिहार चुनाव के पहले चरण की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में प्रचार के दौरान एनडीए में पूरी एकजुटता दिखी है, आपसी समन्वय और पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ा गया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अगर हम बात कर ले, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ एनडीए के साथ, उनके विजन के साथ खड़े नजर आए हैं। और इसके एक तरफ देखा जाए तो महागठबंधन बिल्कुल टूटा था और एक गठबंधन बनकर एक दूसरे को हराने में लगा था। यहाँ एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो प्रश्न पूछा कि जो वोट प्रतिशत जो बढ़ रहा है इसके पीछे क्या क्या तर्क है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने तर्क नहीं, मैंने तो ये पूछा कि इससे कितनी उम्मीदें जाग रही हैं आपके अंदर। वोटर टर्नआउट, अगर जब जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो माना जाता है कि लोग बदलाव करना चाहते हैं, लोग जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो हमेशा से एक क्रांति की बात होती है। तो लोगों के जहन में क्या चल रहा है, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं क्या। चलिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले हरनाम सिंह जी का भी एक बार रुक कर लेते हैं, सबका एक रिएक्शन हो जाए, उसके बाद विस्तार से और चर्चा कर लेंगे। हरनाम जी, क्या मानते हैं ये जो वोटर टर्नआउट है कहां तक जाएगा और इससे आपको अपने लिए कितनी उम्मीद जाग रही है? देखिए, 3 बजे तक 55-60% के करीब, 59% भी कई जगह हुआ है। मुझे लगता है 70-72% ये वोट पोल जाएगा, जो कि क्लियर कट मैंडेट बिहार की जनता दे रही है। जो एक कुशासन है जिससे लोग त्रस्तग्रस्त हैं। 20 साल में जिस तरीके से बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और कोई भी विकास कार्य ना होना, इसमें बिहार की जनता जो है अपना मैंडेट देगी, अपना फैसला सुना रही है। यही कारण है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्हें परपंच रचना पड़ा। आज सरकार 20 साल से आपकी, केंद्र में आपकी सरकार है भैया, और आप झूठा सिंपैथी लेने के लिए आप एक बहाना बना रहे हैं। अरे भैया, डिप्टी सीएम अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है बिहार में? उम्मीदें बहुत ज्यादा है इसका मतलब। संजय कृष्ण, आप क्या मानते हैं ये वोटर टर्नआउट है कहां तक जाएगा? क्या ये मानकर चलें कि पिछले रिकॉर्ड्स टूटेंगे? और दो बातें हैं, एक ये कि जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो आमतौर पर उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है मतलब लोग बदलाव चाहते हैं। ये क्या इंगित कर रहा है? देखिए, वोटर टर्नआउट का बढ़ना और घटना जो है वो किसी पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट जा रही है, ये जरूरी नहीं होता है। अभी आप वोटर टर्नआउट जो बढ़ रहा है उसके पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो छठ में आपको पता है पूरे बिहार में लोग अपने गांव में वापस जाते हैं। उसमें से कई लोग जो होते हैं वो लंबी छुट्टी बना के आते हैं, और चूंकि अब इलेक्शन सामने है, ये देखने के बाद लोग वोट देने के लिए भी रुके हैं। तो ये जो बिहार में इस बार जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है हमारा, उसके पीछे का मुख्य कारण ये है। इससे किसी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है इस वक्त। वो तो वक्त ही बताएगा, 14 तारीख को आपको समझ में आएगा कि किसको इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पर टर्नआउट से हम फायदा और नुकसान नहीं देख सकते, ये मेरा अपना मानना है। सौरभ दुबे जी, पिछली बार इन सीटों पर इंडिया अलायंस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार ये जंगल राज की जो गूंज बहुत ज्यादा सुनने को मिली एनडीए की ओर से, क्या इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा? या फिर आप मानते हैं कि तेजस्वी ने जो बार बार मुद्दा उठाया पलायन का, रोजगार का, क्योंकि पिछली बार भी ये रोजगार बेरोजगार दो ऐसे विषय रहे जिसने बढ़त दिलाई थी आरजेडी को। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो वोटर टर्नआउट जो है, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चुनाव हो रहे हैं, वो लगातार उसका असर पड़ता है। देखा हमने कि पहले जो अगर उसमें बढ़ोतरी होती थी तो ये माना जाता था कि सरकार के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं, और तमाम बार ऐसा हुआ कि सरकारें उस समय चेंज भी हुई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, एक बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज होता है, वो महिलाओं का वोट दिखता है, और वो महिलाओं का वोट सीधा सीधा तौर पर बीजेपी को जाता हुआ दिखाई देता है। या जहां पर उनकी गठबंधन की सरकारें हैं, जैसे बिहार के अंदर जदयू के साथ गठबंधन है, तो इसको जाता हुआ दिख रहा। मुझे लगता है ये जो स्ट्रेटजी जो हरियाणा में सक्सेस हुई, जो दिल्ली में सक्सेस हुई, जो महाराष्ट्र में सक्सेस हुई, उसको चुनाव के 1 महीना पहले ही 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में डालना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। और इसी स्ट्रेटजी के तहत ये वोटर जो टर्नआउट आपको दिख रहा है
है बढ़ा हुआ है, ये महिलाओं का वोट है। और मेरा मानना है कि ये सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, उनके गठबंधन को, जदयू को फायदा हो रहा है। और जहां तक बात तेजस्वी यादव जी की, देखिए तेजस्वी यादव जी एक भी बात ऐसी नहीं रख पाए जो जमीनी स्तर की बात हो। उन्होंने नौकरी के वादे किए, रोजगार की तो बात करते हैं, उन्होंने 4 करोड़ का आंकड़ा दे दिया। बताइए, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है युवाओं के साथ मजाक, उनका मजाक उड़ाना है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव का प्रचार प्रसार रहा तेजस्वी यादव जी का, राहुल गांधी जी का, क्योंकि देखिए कांग्रेस आजकल जहां जुड़ रही है वो सुन नहीं कर रही है और कांग्रेस नुकसान उल्टा पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी के नाम को न स्वीकारना राहुल गांधी जी से क्या बड़ी भूल हुई, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। क्या राहुल गांधी जी का जो प्रचार प्रसार का तरीका है उससे इनको फायदा हुआ तेजस्वी यादव जी को या नुकसान हुआ? जहां तक पूरे चुनाव को मैंने देखा है, जो प्रचार प्रसार देखा है, तेजस्वी यादव बड़ी बारीकी के साथ राहुल गांधी जी से दूरी बनाते आए, इसलिए कि भैया हम तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास जो है सबसे ज्यादा जो है सीटें भी है, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके ये जो हमारी सीटें हैं ये भी कम हो जाएं और उसके बाद परिणाम स्वरूप जो जदयू है और भारतीय जनता पार्टी है वो एक बंपर सीटों के साथ आकर के वो सरकार बना ले। तो मुझे लगता है कि देखिए जनसुराज हो या अन्य पार्टियां हो जो अभी नए प्रयोग के तौर पर आई हैं, खास तौर पे जनसुराज की बात कर रहा हूं, जनसुराज की पार्टी के अंदर जो उनके नेता हैं पीके साहब जो है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें रखी, लेकिन मुझे लगता है कि इतने अनुभवी होने के बाद भी पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में वो एक दो व्यक्तियों के पीछे लगे हुए, उनकी शिक्षा के पीछे, उनके डिग्री के पीछे लगे रहे, लेकिन पूर्ण रूप से जनता को ये खाका खींच के नहीं दे पाए कि हम आएंगे तो हम ऐसा क्या करेंगे। जब उन्होंने ब्लूप्रिंट अपना दिया तो ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल जी की वो राजनीति याद आ गई आंदोलन निकलने के बाद, जो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे लेकिन वो धरातल पर पूरी तरह से फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो तेज प्रताप यादव हैं, जो कुछ वोट परसेंटेज अगर काटते हैं, आप तो इतना हमला जेएसपी पर बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जनसुराज पार्टी है, इसलिए आप ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं इनके प्रति? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दो राय है। जो आज ये लोग बात कर रहे हैं जिसको बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा गया है, देखिए ये जो बम्पर आज वोटिंग हुई है इसको थोड़ा गहराई से अगर हम जाके समझें तो कुल 3.5 करोड़ महिला जो वोटर है बिहार में, उसमें ट्रेंड्स अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो पिछले असेंबली इलेक्शन में महिलाओं ने पुरुषों से 5.2% ज्यादा वोट किया है, उनका टर्नआउट ज्यादा था। अगर आप लोकसभा वाला 2024 का इलेक्शन देखेंगे तो उसमें भी 6.2% ज्यादा पुरुषों से उन्होंने वोट किया है। तो ऐसे कंडीशन में जहां महिलाएं इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग ले रही हैं, उन्हें जब अपनी भागीदारी के बदले जब वो मांगने जाती हैं कि उनके वेलफेयर के लिए क्या बातें हैं, तो अक्सर ये अभी अगर एनडीए सरकार की बात करें तो अक्सर ये वेलफेयर का मुखौटा पहनाकर अपने जो तिजोरी है उसको फवारे की तरह उड़ाने लगते हैं। और आप लोगों ने तो ज्यादा टारगेट महिलाओं से, युवाओं को किया, तो आपकी उम्मीद महिलाओं से ज्यादा है या बिल्कुल, युवाओं हमारी से ज्यादा महिलाओं से सबसे ज्यादा टारगेट है, क्योंकि महिलाओं को हमने महिलाओं के नाम पे आज ये मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं कि चुनाव से अनाउंस होने के 1 घंटे पहले क्या ऐसी मजबूरी थी जो इन्हें 10,000 रुपए देना पड़ गया? क्या 15-20 साल में इन्होंने स्ट्रक्चरल लेवल पे काम नहीं किया? जिस राज्य में महिला 50% महिलाएं रात में 1 रोटी खाए बिना सो रही है, जहां पर 10 में से 4 महिला कुपोषित है, आप मानिएगा नहीं, जब बच्चियां जो हमारी स्कूल जाती हैं उनके शौचालय के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ऐसे राज्य में आप 25,000 करोड़ रुपए लेके सीधे 10-10 हजार रुपए सबको बांट देते हैं। जिस राज्य पे 4,06,000 करोड़ का कर्ज है, वहां पर आप स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी को क्योर करने की जगह आप उनको रेवड़ियां बांट रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए रेवड़ी किसी पर ये जो जिस ट्रेंड का जिक्र आप कर रहे हैं, ये ट्रेंड कोई नया नहीं है पॉलिटिक्स में, ये ट्रेंड हमेशा से रहा है। जिनको आप चुनावी रेवड़ियां कह रहे हैं उसमें पार्ट, इससे पहले स्ट्रेटेजी मेकिंग की जब बात आती थी तो उसमें पीके भी शामिल थे। तो आज क्या उनकी नीति, रणनीति, सोच, विचारधारा सब कुछ बदल चुकी है जब अपनी पार्टी के लिए बात आई है? बहुत सम्मानित, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन क्या जब आज पीके फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, खुद जो जब उन्होंने 243 सीट पर लोगों को लड़ाया, क्या आज वो रेवड़ियां बांट रहे हैं? नहीं, आज वो स्ट्रक्चरल बातें कर रहे हैं। वो ब्याज इस पोजीशन में नहीं है रेवड़ी बांटने की, देंगे 4% पे। तो मतलब वो पहले गलत लाइन पे थे, तो क्या ये माने कि पहले वो गलत लाइन पर थे जब दूसरों के लिए काम करे, तब एक प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे थे? जब वो अन्य दलों के लिए काम कर रहे थे, आज वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के उस युवा को चेहरा बना। तो आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का फोकस सिर्फ अपने वोटर्स को लुभाने का है?
देखिए अगर लुभाने का मतलब होता तो हम भी बोलते फिरते अनर्गल नहीं, बयान मैं देते एक कि जनरल 3-3 बात करोड़ पूछ रही हूँ, हम मैं घर सिर्फ को- पीके की सोच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। दैट मींस कि ये हुआ कि चुनाव का मतलब वोटर को किसी भी तरीके से लुभाओ। देखिए ये लोग क्या करते हैं, आज सबसे बड़ा एग्जांपल लॉलेसनेस का ये देखिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे खुद इतना भारी हमला हुआ है। ये दर्शाता है कि राज्य की जो मतलब जो सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो सिचुएशन चरमरा है। चुकी है। ठीक है, जवाब और ऐसे दीजिए। ये लोग काम नहीं सौरभ करते हैं, दुबे अब इसके जवाब अंत में दीजिए। आके रेवड़ी बांटते हैं ठीक ताकि है, वोट जवाब दीजिए। conversion हो। सौरभ दुबे जवाब देखिए दीजिए। सबसे पहली बात तो एक बात समझनी चाहिए कि अभी प्रशासन वो चुनाव आयोग के हाथ में है। जब से आचार संहिता लगती है वो प्रशासनिक अरे तो व्यवस्था जब हॉस्पिटल में अब लोग गुंडे देखिए, घुस के सुनने मार दे- रहे थे तब भी चुनाव आयोग तब के हाथ थी में था। तब थी मैं गोपाल कह सिंह रहा की जब हूं, मदर मैं स्वीकार कर रहा हूं अपराध बढ़ा था। गर्दन उड़ा के ले गए अपराध किसान का। अपराध बीच में बढ़ा था, लेकिन उसको भुनाने में विपक्ष की पार्टियां नाकाम रही। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, चंद्रसूराज इतनी महिलाओं की बात कर रहे हैं, आज अगर उनके अकाउंट में पैसे गए, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि वो आप कह रहे हैं महिला- उस पैसे अरे से भाई आप पता कर लीजिए, ये- जमीन का सर्वे है, सभी महिलाओं के पास वो पैसा पहली बात है गया नहीं है, चंद महिलाओं के आपका पास गया महिला है। विरोधी और चेहरा वो- जा रहा है। नहीं वो महिला आप विरोधी जो नहीं है, आप सशक्तिकरण ऐसा लग के रहा है नाम कि पर आप महिला जनसुराज विरोधी हैं। जो कर रहा है, वो सशक्तिकरण सबके तो ऐसा ही होता है। सशक्तिकरण नहीं, सशक्तिकरण रेवड़ी तो बांट के ऐसा ही होता है। सशक्तिकरण होता ये रेवड़ी कैसे है? अरे उनका रेवड़ी अधिकार है। गैर लक्षित प्रलोभन है। अरे भाई किसी ये चीज कैसे को अगर रेवड़ी है? किसी आदमी को आप आप मजबूत अगर करना रेवड़ी चाहते है हैं, तो आपने आपके इस पास बात एक को क्यों नहीं systematic रखा? प्लान होता है। आप 20 साल में आज नहीं। महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल चुनाव में एक सशक्तिकरण घंटे हुआ पहले क्या है। मजबूरी पड़ी? महिलाओं ठीक का है, एक सशक्तिकरण सेकंड, अब हुआ है। आप इतना उलझिए मत, अभी तो वोटिंग चल ही रही है। बिल्कुल, अब क्या बिल्कुल, ऐसा ये तो है, चुनाव देखिए, प्रचार में हो गया सब आप चीजें। देखिए, नए आज तो पार्टी अब में आए हैं। एनालाइज करने का वक्त है, क्योंकि फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में एनालाइज हो गया होगा आपको Analyze भी ये कि आप कीजिए कहां कि पर देखिए हैं, इतना हाई वोटर ये कहां टर्नआउट पर क्या है, हैं। क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा पोर्शन पर है फिर एक महिलाओं सवाल का। आता है कि और पीके बदलाव डायरेक्टली दोनों इन्वॉल्व दलों क्यों से नहीं चाह हुए रहे हैं। इलेक्शन के अंदर? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर पीके डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए, क्योंकि बीच में तो ये हुआ कि वो डायरेक्टली आएंगे, फिर वो डायरेक्टली नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? ये कौन सी स्ट्रैटेजी का पार्ट है? लोग ये भी जानना चाह रहे देखिए हैं। इसमें क्लियर कट स्ट्रैटेजी है जो जिसको पीके जी ने बहुत बार उसको कैमरा पे आकर क्लियर किया है कि उन्होंने वहां से लड़ने की आशंका जताई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 243 सीट्स पे जो हमने, अब माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ लोग जो हार का हमारे डर। कैंडिडेट चुरा के ले हार गए, का भय। कैंडिडेट चुरा के, इस अरे देश आपका का candidate होम मिनिस्टर selection आकर का- आ रही, चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठा देता है। अक्षरा, बड़ी बात यह है कि वोट चोरी, एसआईआर जैसे मुद्दे के बाद लोग बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि वो जो आरोप लगाए जा रहे थे वो झूठे थे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये वोट करने वाले लोग कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब दें। अब देखिए राहुल आनंद जी। जी देखिए, हमारा जो विपक्ष है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पंच लाइन है जो मैं अक्सर कहा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम पे भी कहता हूं कि चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं। हरनाम सिंह जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दे रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, पूरे पूरे गांव को डरा रहे हैं आप लोग। अब देखिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 20 साल से सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और इलेक्शन कमीशन भी पूरा देश समझता है। जब राहुल गांधी जी ने एक बता दिया है कि किस तरीके से वोट चोरी इलेक्शन कमीशन से मिलकर की जा रही है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, सत्ता शासन आपका है और आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये बौखलाहट है। जिस तरीके से बिहार की जनता निकलकर सुबह से आई है, बदलाव की एक आंधी, एक लहर है, उससे कहीं ना कहीं विजय सिन्हा साहब डिप्टी सीएम घबराए हुए। आप सोचिए, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो इतनी तरह बौखला गए, घबरा गए, तो बाकी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होने जा रही है। बिहार में एक बहुत बड़े बदलाव का एक बयार बह रही है। पूरी बिहार की जनता महंगाई से जो त्रस्त है वो बदलाव चाह रही है, जो पलायन से, बेरोजगारी पर से एक कोई सवाल, रोजगार नहीं चलिए आया, जो कोई आपकी विकास बात है नहीं इस पर हुआ। मैं जवाब लूंगी, लेकिन मुझे जहन में रह कर एक सवाल आ रहा है। कल तक भी राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर, देखिए वोट चोरी, हरियाणा तक का जिक्र कर दिया वोटिंग से तुरंत पहले। फिर ये वोट करने वाले लोग हैं कौन? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि वोटर्स के नाम कट गए, तो फिर ये वोट करने वाले लोग कौन है जिनके वोटिंग के दम पर आप ये मानकर चल रहे हैं कि जीत आपकी पक्की है? फिर वोट करने वाले लोग कौन है? कहां से बढ़ रहा है ये वोटर टर्नआउट? देखिए, जब आप रिजल्ट आएगा आपको समझ आएगा कि हम क्या कह रहे थे। जिन लोगों के वोट एसआईआर के नाम पर डिलीशन हुई है, एडिशन नहीं हुई, तो समझ लीजिए जितना मार्जिन है उसके 4 गुना मार्जिन से ये हारते। अभी भी हारेंगे। सर, मैं एक अभी बहुत 4 गुना ही मार्जिन से बेसिक सा हारेंगे। एक सवाल है सर। जब लोगों के नाम ही कट गए तो फिर वोट करने वाले लोग हैं कौन? नहीं, सबके बिहार की नाम थोड़ी जनता? कट गए भाई। नहीं, सबके नाम नहीं अरे कटे। मैडम, आप क्या बात कर रहे हैं? कोई सबके नाम थोड़ी कट गए। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में टारगेट नहीं, लेकिन जिन लोगों के नाम कटे थे आप उनको ये मानकर चल रहे थे ना कि वो आपके वोटर हैं। अगर आपके वोटर के नाम कट गए तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि जीत आपकी है और जनता बदलाव चाह रही है?